हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 9th दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे या उसकी शेप और साइज़ के ऊपर। इसके बाद हम लोगों ने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को देखा था और फिर देखा था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है और उसकी डेरिवेशन हमने की थी। सो उसके आगे हम आज देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एंड मास। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इनर्शिया क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, तो वो अपनी स्टेट में रहना चाहती है। तो चेंज इन स्टेट को वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है। सो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैव लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन इजीली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पेंसिल बॉक्स है, कोई भी छोटा सा बच्चा उसको इजीली मूव कर सकता है क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, कम है, क्योंकि उसका मास कम है। अगर उस ज्योमेट्री बॉक्स की जगह एक बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स होता तो कोई भी आसानी से उसको मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा है। वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेगा, चेंज होने से रोकने की कोशिश करेगा। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव हायर इनर्शिया, Therefore, they show more resistance। जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होता है उनका इनर्शिया बड़ा होता है और इस वजह से वो अपने चेंज इन स्टेट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। Hence, mass is called the measure of inertia of an object। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है उतना ही उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से आप उसका इनर्शिया पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसिडर द इमेज गिवन बिलो। नीचे जो इमेज गिवन है इनको ध्यान से देखिए। इट इज ईजियर फॉर ए पर्सन टू पुश द बकेट दैट इज एम्प्टी रेदर देन द वन दैट इज फिल्ड विद सैंड। पुश करना है भाई, इसको भी पुश करना है, इसको भी पुश करना है। इसको पुश करना आसान है क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर कोई ज़्यादा मास नहीं है। इसका मास ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर सैंड भरी हुई है, तो इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। This is because the mass of the empty bucket is less than that of the bucket filled with sand। तो जो बकेट सैंड से भरी है उसके कंपैरिजन में एम्प्टी बकेट का मास कम है, इसीलिए उसको मूव करना आसान है, उसका इनर्शिया कम है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट, and if an object is in motion it will tend to remain in motion until or unless an external unbalanced force is applied on it। So second law क्या कहता है, the impact produced by a moving object depends upon its mass and velocity। जो impact है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके मोशन की वजह से, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, उसको कुछ वेलोसिटी होगी। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो वो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, जो वो असर डालता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कहलाता है आपका मोमेंटम। क्या कहलाता है वो, आपका मोमेंटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल बुलेट फायर्ड एट हाई वेलोसिटी कैन किल अ पर्सन। एक छोटी सी बुलेट है जिसका मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो एक इंसान को मार सकती है। जबकि वहीं अगर यहाँ पे एक फुटबॉल होगी जो बहुत बड़ी है और उसकी वेलोसिटी कम होगी तो वो एक पर्सन को नहीं मार सकती। ठीक है जी। कंपेयर में आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल ही कम कर लीजिए, वो भी एक पर्सन को नहीं मार पाएगी। लेकिन एक छोटी सी बुलेट जिसका मास बहुत कम होता है वो आसानी से किसी पर्सन को मार सकती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मोमेंटम है वो क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी।
तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही रहेगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कहां से आया? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो बन गई आपकी मोमेंटम की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो फॉर्मूला momentum is equals to mass into velocity. M is the mass of the object, V is the velocity of the object. The momentum of a stationary object, किसी stationary object का momentum कितना होगा? मान लीजिए कि जो mass है stationary object का वो m है and let the velocity of the stationary object be v. तो momentum mv होता है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। v की वैल्यू जीरो डाल दो तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? m है कुछ मास, वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। So we know that the velocity of an object can be changed by applying an unbalanced force onto it. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी प्रकार से हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ रही है। क्या कहती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट, जहां पे भी वर्ड आता है रेट, दैट मीन्स इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय टी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है जी, इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, आपने इसके ऊपर क्या लगाया? f अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर लगाई और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। ठीक है जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास और इनिशियल वेलोसिटी u। दिस इज द रेट ऑफ, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में ये u से v तक पहुंची है, इसकी वेलोसिटी u से v तक इंक्रीज हुई है, वो टाइम यहां पे नीचे टाइम लिख देंगे। तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितनी फोर्स लगी है उसी पे डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा। फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं होगा। ठीक है जी। अनबैलेंस फोर्स लगाई तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मोमेंटम में भी चेंज हो गया। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा, अगर आप कम फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम में कम चेंज होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रिकेटर है, जब वो बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। आप देख सकते हैं कैच लेने के बाद वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मान लीजिए इस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? mu थी, और जैसे इसने यहीं पे कैच किया, अपने हाथों को पीछे नहीं लेके गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो एकदम से जितना भी इस बॉल के अंदर मोमेंटम था वो मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कैच किया उसी टाइम वो पूरा मोमेंटम जीरो हो गया, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मोमेंटम बहुत तेजी से खत्म हो गया ना। कुछ मोमेंटम था वो जीरो हो गया एकदम से, तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर वो कम हो गया, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसमें क्या किया उन्होंने? हाथों को जब पीछे लिया तो जो उसका मोमेंटम था बॉल का वो धीरे धीरे गया तो जीरो पे ही है, क्योंकि जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम उसमें v है और v क्या है? जीरो। तो जो मोमेंटम है वो जीरो तो हो गया लेकिन टाइम इंक्रीज हो गया, है ना। अब देखो m v माइनस एम यू अपॉन टी, यही होता है फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों में जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर ये टाइम कम है
तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों डिवाइड में। ठीक है जी, तो फोर्स कम लगेगी, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम टाइम फ्रेम में जीरो हो रहा है, जो मोमेंटम है जीरो हो रहा है बहुत कम टाइम फ्रेम में, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है सेम मोमेंटम को जीरो होने में, तो फोर्स कम लगेगी, तो चोट कम लगेगी। एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेज, द फोर्स exerted on catching the moving ball also decreases. If the cricketer would try to stop a moving ball suddenly, he would have to apply a larger force. अगर उसको रोकना है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से इसके हाथों पे चोट लग सकती है। सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे बताएंगे? बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. उस डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस सेकंड लॉ को। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमने क्या लिया था, mv लिया था। इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, क्योंकि v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। मास तो चेंज ही नहीं हुआ है ऑब्जेक्ट का। m कॉमन निकाल लिया, v माइनस u। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से वो डेफिनेशन जो हमने पिछली साइड पे भी सॉल्व करके देखी थी, ये वही बन गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और यहाँ पे जो k है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटने पे कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है। तो m v माइनस यू बाई टी, और हमें पता है फर्स्ट लॉ से कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव करके लाए हैं, जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v माइनस यू बाई टी की जगह क्या रख दिया हमने, a रख दिया। और k की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। कैसे, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। k की वैल्यू क्या ली है हमने, 1 कंसीडर की है। तो यहाँ पे k को 1 रखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए फोर्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, दिस वन। सो आई थिंक ये इक्वेशन जो डिराइव हुई है आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Therefore, with the help of second law of motion, we can evaluate the amount of force that is being exerted on any object. So second law से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था फिर रेस्ट पे आ गया, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। फ्रॉम द फॉर्मूला स्टेटेड अबव वी कैन सी दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो हमने क्या देखा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द अप्लाइड फोर्स। अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मास की क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन लिख सकते हैं। अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे उस पर कितनी फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर 1 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है, तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ तक हो गया, अब थर्ड लॉ देखते हैं। बहुत सिंपल सा और बहुत बार सुना हुआ लॉ है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। आपने ये सुन रखा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही कह रहा है कि अगर दो फोर्स
एक्ट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनको क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये मान लीजिए एक्शन फोर्स है, तो इसके अपोजिट जो लगेगी दैट इज योर रिएक्शन फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉल है जो ग्राउंड को हिट करती है, दैट इज एक्शन, बाउंस हो जाती है बैक इन विद ए सर्टेन फोर्स इज नॉन एज रिएक्शन। ये एक्शन हो गया, बॉल आई है टकरा के ऊपर गई है, दैट इज योर रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, द सेकंड ऑब्जेक्ट, जो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंटली उसी टाइम एक्सर्ट करता है एक फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। मान लीजिए ये 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो ये भी कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगी। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज, हमेशा ये फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। जैसे फोर्स बॉल 1 ने जो लगाई वो बॉल 2 पे लगाई है, और जो बॉल 2 ने लगाई है वो बॉल 1 पे लगाई है, इसीलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगती है। और इन अदर वर्ड्स every action has equal and opposite reaction. This is the simplest definition of this law कि हर एक एक्शन का equal and opposite reaction होता है। The magnitudes of force acting upon the object are same, but the acceleration produced in them may or may not be the same because the objects can differ in mass. जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सेम हो सकती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उनके अंदर वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये भी इस पे 5 न्यूटन लगाएगा, लेकिन दोनों की टक्कर होने के बाद इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। एग्जाम्पल, When a bullet is fired from a gun, जब एक बुलेट को फायर किया जाता है, the gun only moves a little backward, recoils, recoil करना कहते हैं भाई, झटका आता है। अगर आपने कभी देखा हो, कभी आप लोगों ने वहाँ पे मेले में जाके ऐसी शॉटगन चलाई हो जिससे वो गुब्बारे फोड़ते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़ा सा पीछे आती है। ऐसा क्यों होता है, वो रिकॉइल करती है, इसलिए क्योंकि जो फोर्स बुलेट के ऊपर लगाई गई है गन के द्वारा, उतनी ही फोर्स बुलेट ने किस पे लगाई, गन पे लगाई, लेकिन बुलेट का मास कम होने की वजह से बुलेट की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी और गन की जो स्पीड है वो कम होगी। While the bullet can travel a large distance, जो बुलेट है बहुत दूर तक चली जाती है, this is because of the difference in the mass of the bullet and the gun. बुलेट के मास और गन के बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से ये आपको फर्क देखने को मिला कि मास कम है तो बुलेट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मास ज्यादा है इसलिए गन ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो रिकॉइलिंग हुई वो काफी कम हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम गिवन दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन देम। इन अनदर वे, कोलिजन कंजर्व्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इस बॉल का कुछ मोमेंटम है, बॉल बी का भी कुछ मोमेंटम है, दोनों आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद दोनों अलग अलग स्पीड के साथ मूव करती हैं, तो क्या कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, वो सेम रहता है। प्रूव करते हैं इसको। ऊपर जो फिगर दिया गया था उसको कंसीडर कीजिए कि दो बॉल हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, जिनकी कुछ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है, वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ। तो कंडीशन बिफोर कोलिजन, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन देम, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगनी चाहिए। जो इनिशियल वेलोसिटी है ए की वो ज़्यादा होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आप कि बॉल ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो ये दोनों आपस में कभी नहीं टकराएंगी। तो इसीलिए कहा कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऑब्जेक्ट बी से, ताकि वो पीछे से जाके उसको स्ट्राइक करे।
तो बात करते हैं क्या है मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन। मास क्या है बॉल ए का, एम ए है, और इनिशियल वेलोसिटी यू ए है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए होगी। मास सेम है, एम ए वी ए। मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन क्या होगा, एम बी यू बी। मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एम बी वी बी। आफ्टर कोलिजन वी बी होगा, ठीक है जी। क्योंकि बॉल ए है, इसका मास क्या होगा, एम ए, बॉल बी का एम बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2। कोलिजन के बाद क्या हुआ, बॉल ए जो था उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v1, बॉल बी जो थी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2 vb। ए बी और ये बी लगाना पड़ेगा जी हमको, ठीक है जी। ये वी ए, ये यू बी, ये यू ए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल ए का क्या होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, टी टाइम के लिए दोनों में कोलिजन हुआ। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। बॉल बी का क्या होगा, एम ए एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन में टी। दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी। यहाँ पे यही आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, जो फोर्स एक्सर्ट हुई है। तो ये कौन सा है, जो फोर्स बॉल ए ने बॉल बी के ऊपर लगाई है। ये कौन सी फोर्स है, जो बॉल बी ने बॉल ए के ऊपर लगाई है। और हमें पता है कि जो फोर्स हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स की। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, बी इंटू बी ए, मीन्स जो फोर्स बॉल बी ने बॉल ए के ऊपर लगाई। तो ये फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स जो बॉल ए ने बॉल बी पे लगाई, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लगा के ये वैल्यू बी ए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो टी है, टाइम ऑफ कॉलिजन है, वो दोनों में सेम है, इसलिए वो कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी प्लस, क्योंकि बाहर माइनस आया है तो मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा अंदर वाली टर्म, दैट इज प्लस एम ए यू ए। अब देखिए क्या है कि जो भी u वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाइए, जो भी v वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाइए। यहाँ पे v है, यहाँ पे ये माइनस में v है, ये माइनस वाला v इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यहाँ पे u वाली टर्म माइनस है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। तो एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर द कोलिजन, दिस इज मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर द कोलिजन, दिस इज momentum of ball A before collision, this is momentum of ball B before collision। तो equals to है, मतलब total momentum of ball A and ball B before collision is equals to total momentum of ball A and B after the collision। तो जो momentum है वो क्या है, कंजर्व रहा है। momentum before collision is equals to momentum after the collision। तो momentum कंजर्व रहता है। That's all for this chapter. Thank you very much. God bless you.